हेलो एवरीवन, आई एम नीलोफर और आज हम डिस्कस करेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यानी वो सारी कंपनीज जो इंडिया में आती हैं। और जो पहली कंपनी थी जिसने इंडिया में आके ट्रेड करना शुरू करा था वो थी पोर्चुगीज़। ठीक है, जो आती है 1498 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमें ये देखना है कि पोर्चुगीज़ इंडिया में कैसे आते हैं। ये पहली यूरोपियन कंपनी थी जो इंडिया में आती है। तो इसको समझने के लिए हमें मैप को देखना पड़ेगा। अब मैप को देख के आधे लोग डर जाएंगे कि भाई ये कहाँ से आ गया, मॉडर्न हिस्ट्री में हमें मैप कहाँ से पढ़ना पड़ रहा है, राइट। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमें चीज़ों को डीपर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। वी नीड टू डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ ये देखिए कि ये जो रेड लाइन है, इसके अंदर जो भी एरिया है वो कभी ना कभी रोमन एम्पायर ने रूल करा था। यहाँ पे रोमन एम्पायर की डोमिनेंस थी। अब होता क्या है कि रोमन एम्पायर बहुत पुराना एम्पायर था जो वास्ट एरिया को कवर अप कर रहा था, राइट। और ये बाइजेंटीन एम्पायर, राइट, ये जो बाइजेंटीन एम्पायर है इसे हम ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी बोलते हैं। जो एशिया और यूरोप की जो बाउंड्रीज थी यूरेशिया वाली, उस पर भी रोमन एम्पायर का रूल चल रहा था। अब होता ये है, स्टोरी में ये ट्विस्ट आता है कि 7th सेंचुरी में जो इजिप्ट है, ये इजिप्ट, ठीक है, ये जो इजिप्ट है इस पे रूल कौन कर रहे थे? रोमन्स रूल कर रहे थे। अब रोमन्स को बैठे बैठे लगता है कि भाई हम खाली क्यों बैठे, चलो हमें अपना राजपाट और आगे बढ़ाना है, अपने एम्पायर को और एक्सपैंड करना है। इस चीज़ में, इस चक्कर में क्या होता है कि पर्शिया आता है और पर्शिया अटैक कर देता है किस पे? इजिप्ट पे। अब पर्शिया में थे अरब्स, अरब्स ने आके अटैक कर दिया इजिप्ट के ऊपर और अरब्स ने निकाल दिया इजिप्ट को रोमन एम्पायर में से। और यहाँ पे रूल चलने लगा किसका? अरब्स का। यहाँ पे एक चीज़ हम समझेंगे कि नया नया एक रिलीजन एमर्ज हुआ जो था इस्लाम। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में गल्फ पैदा हो जाता है। दे बोथ स्टार्टेड डेवलपिंग मतलब हेट्रेड वाली फीलिंग डेवलप होने लगती है दोनों रिलीजन के बीच में, राइट। कि हम इस एरिया में कवर कर रहे हैं, हमारा ओटोमन एम्पायर है, तुम्हारा रोमन एम्पायर है। तो ये सारी चीज़ें भी होंगी जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब भाई क्या हुआ, रोमन एम्पायर ने इजिप्ट को निकाल दिया और इजिप्ट आ गया अरब के कंट्रोल में। अब यहाँ से एक पैसेज जा रहा है, ठीक है, जो हम नेक्स्ट मैप में देखते हैं। ये एरिया, ठीक है, रेड सी वाला एरिया। अब यहाँ पे ये हो रहा था कि यूरोपियंस और जो इंडिया है उनका डायरेक्ट ट्रेड चल रहा था। कब तक चल रहा था? जब तक रोमन एम्पायर का रूल था, जब यहाँ पे यूरोपियंस थे, ठीक है, जब यहाँ पे यूरोपियंस थे इस एरिया में। अब यहाँ पे कौन आ गया? अब यहाँ पर आ गए अरब्स। अरब्स का बोलबाला चलने लग गया इस पूरे एरिया में, ठीक है। यहाँ पे पहले कौन रूल कर रहे थे? रोमन एम्पायर रूल कर रहा था, लेकिन अब बोलबाला चल रहा था, डोमिनेट कौन कर रहे थे? अरब्स कर रहे थे। तो अब जो अरब्स यहाँ पे रूल कर रहे थे, जो रेड सी वाला एरिया है वो भी अरब्स कंट्रोल करेंगे ऑटोमेटिकली। तो डायरेक्ट रिलेशन इंडिया का यूरोपियन से नहीं बन पा रहा था, ठीक है। जो हमें अगर इंडिया को अगर प्रोडक्ट्स चाहिए होते थे यूरोपियंस के, तो वो नहीं मिल पा रहे थे। और यूरोपियंस को तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट थे, क्योंकि उनको कैलिकोस की ज़रूरत थी, सिल्क की ज़रूरत थी, प्रीशियस जो हम देखते हैं स्टोन्स वगैरह, वो भी इंडिया से आ रहे थे। तो इस चीज़ का बीच में क्या हो गया भाई, बहुत ज़्यादा इनकी जो सुविधा थी वो डिस्टर्ब हो गई। अब हुआ ये कि अगर अब इनको यहाँ पर आना पड़ता था तो इन्हें क्या करना पड़ता था? अरब इंटरमीडियरीज को पे करना पड़ता था, राइट। अब इन्हें पे करना पड़ता था तो भाई इनका तो जो अरब्स थे वो बहुत ज़्यादा पैसे वसूल रहे थे, बहुत दाम पे जो है उनको इजाज़त दे रहे थे कि आप यहाँ से जाएं। तो यूरोपियंस को लगा, जो मेडिटेरियन सी में जो यूरोपियंस थे उनको ये लगा कि हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जो लैंड रूट है उस पर भी यूरोपियंस, उस पर भी अरब्स का बोलबाला, और जो सी रूट है रेड सी वाला एरिया, इस पर भी यूरोपियंस का बोलबाला चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। हम कब तक इन्हें ही पे करते रहेंगे? तो ये चीज़ हुई। आगे हम ये देखेंगे कि
अब इनको ये लगा कि अब हमें भाई एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है। रेड सी को जो है मोनोपोलाइज कर लिया है किसने, अरब मुस्लिम इंटरमीडियरीज ने। अब हम इतना ज़्यादा जो हमारी डिमांड है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है, राइट, क्योंकि अब हमारा डायरेक्ट लिंक तो रहा नहीं, ना सी रूट से रहा ना लैंड रूट से रहा, तो भाई दूसरा रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। अब होता क्या है, अब हम ये देखेंगे कि 1494 में, ठीक है, 1494 में ट्रीटी ऑफ टॉर्डिलास साइन होती है। क्या नाम था ट्रीटी का? ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ टॉर्डिलास। अब इस ट्रीटी के अंदर ये होता है कि स्पेन और पोर्तुगल डिवाइड कर लेते हैं क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को बिटवीन देम। अब एक इमेजिनरी लाइन बना दी इन्होंने इंडिया में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन बना दी। अब हमें इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे कैसे बनाई, एक इमेजिनरी लाइन बना दी और इन्होंने ये बोला कि जो इमेजिनरी लाइन के वेस्ट में जो एरिया है उसमें कौन रूल करेंगे, उसमें रूल करेंगे पोर्तुगल, और जो ईस्ट वाला एरिया इसमें कौन रूल करेंगे, स्पेन। अब हुआ क्या यहाँ पर कि यहाँ पर यहाँ पर पोर्चुगीज़ ने आना शुरू कर दिया। अटलांटिक ओशन में ट्रीटी ऑफ टॉर्डिलास ये थी 1494 में कि स्पेन और पोर्तुगल अपने आप को डिवाइड कर लेंगे बाय एन अटलांटिक ओशन में एक इमेजिनरी लाइन बना के। जो ईस्ट में होंगे वहाँ पे स्पेन जाएंगे एरिया एक्सप्लोर करने के लिए, और जो वेस्ट में होगा, और वेस्ट में आ गया इंडिया, तो वेस्ट में जो एरिया होगा उसे पोर्तुगल डिस्कवर करेंगे, राइट। तो इस चीज़ को हमने समझ लिया। नेक्स्ट, अब हमने देखा कि कैसे क्या होता है। अब ये कहा जा रहा है दैट द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल फेल टू द ओटोमन टर्क्स इन 1453। द अरब्स केम टू डोमिनेट द लैंड सी रूट इन द मिडल ईस्टर्न रीजन। अब क्या हुआ कि अरब्स ने डोमिनेशन बना ली अपनी इजिप्ट पे, जैसे हमने देखा पर्शिया में। तो जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था बिटवीन द यूरोपियंस और इंडिया वो ख़त्म हो गया, राइट। अब जो उनकी एक्सेसिबिलिटी थी स्पाइसेस की, कैलिकोस की, सिल्क की, जो मेटल्स, जो स्टोन्स बहुत एक्सपेंसिव थे जिनके डिमांड में बहुत अफेक्ट आया। तो अब इस चीज़ को लेके क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि अब हमें जो हम इतना सारा अरब मुस्लिम इंटरमीडियरीज को पे कर रहे हैं, इन्होंने स्टेट मोनोपोलाइज कर लिया है, सी रूट को मोनोपोलाइज कर लिया और यहाँ से ये लोग इतना रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो हमें क्या करना है। देन द यूरोपियंस डिपेंडेंट on the Arab merchants who acted as intermediaries, right, connecting the markets of Europe and Asia, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंटरमीडियरीज का काम चल रहा था, वो तो इनसे भाई बहुत दाम ले रहे थे कि अच्छा तुम्हें यहाँ से जाना है, इंडिया जाना है, तो तुम्हें मुझे इतना देना पड़ेगा। अब यूरोपियंस इस चीज़ को कम करना चाह रहे थे। द अरब मर्चेंट्स वर्चुअली मोनोपोलाइज द सी रूट विच कनेक्टेड द यूरोपियन मार्केट्स विद एशिया। ये हमने डिस्कस कर लिया कि रेड सी ही कनेक्ट कर रहा था, और रेड सी पे बोल वाला किसका था, अरब्स का। नेक्स्ट हम ये देखेंगे, इन सच अ सिचुएशन यूरोपियंस वर ईगर टू फाइंड एन ऑल्टरनेट रूट। अब उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना था जिससे वो एलिमिनेट कर सकें, ख़त्म कर सकें देयर डिपेंडेंस, उनकी जो वो इन पर निर्भर हो रहे थे अरब मर्चेंट पे, वो उसको ख़त्म कर सकें, और जो वो इतना प्रॉफिट कमा रहे थे वो इसे भी कम कर पाएँ, जिससे कि उनका ये जो प्रॉफिट है वो उतना ही रहे, उन्हें इंटरमीडियरीज को पे ना करना पड़े। देन this led to the discovery of sea routes to Indian subcontinent, which was the first step towards the process of imperialism by Europeans in Asia, right। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सी रूट को डिस्कवर करा गया, कहाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो एक पहला प्रोसेस था टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ इम्पीरियलिज्म। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इम्पीरियलिज्म और एक होता है कॉलोनियलिज्म, ठीक है। ये हम आगे पढ़ते रहेंगे, इम्पीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, इसको समझना ज़रूरी है। इम्पीरियलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो यूरोपियन कंट्रीज़ को क्या करती है, परसुएट करती है कि आप कॉलोनलाइज करें। कौन से एरियाज़ को कॉलोनलाइज करें, जिसको उन्होंने डिस्कवर करा है। जो एरियाज़ वो डिस्कवर करते हैं उन्हीं को कॉलोनलाइज करते हैं, अपने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करते हैं, दैट इज़ इम्पीरियलिज्म, ठीक है। बेसिकली जो एरिया आप डिस्कवर कर रहे हैं उसको आप कॉलोनलाइज कर रहे हैं, उस पर आप रूल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको अपना एम्पायर एक्सपैंड करना है। और कॉलोनियलिज्म क्या है, कॉलोनियलिज्म भी एक प्रोसेस है इम्पीरियलिज्म का, कि आप सिस्टमैटिकली डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं किसी भी कंट्री को जो लेस पावरफुल है, और आप क्या है, मोर पावरफुल है,
राइट आप किसी एक कंट्री को, इंडिया को ले लीजिए, इंडिया लेस पावरफुल था, ब्रिटिशर्स ने आके इसे कलोनलाइज करा, कैसे, इसके पॉलिटिकल सिस्टम को अपना रूल करा, इकोनॉमिक लाइफ पे रूल करा, टेरिटरी को वो करा, है ना, अपने अंडर में ले लिया, तो ये कलोनलिज्म था, राइट। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब ब्रिटिशर्स का इंडिया, यूरोपियंस का इंडिया में आना मकसद क्या था, कि भाई हमने तो ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा क्या क्या फैक्टर्स थे, और 3 फैक्टर जो ब्रॉडली थे वो थे गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। गॉड क्या है? गॉड है आपको अपना जो है, अपना रिलीजन जो है क्रिश्चियनिटी, उसको प्रमोट करना है थ्रू क्रिश्चियन मिशनरीज, राइट। क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू आप अपने रिलीजन को प्रमोट करेंगे, स्प्रेड करेंगे क्रिश्चियनिटी को थ्रू आउट द वर्ल्ड। गोल्ड क्या है? वेल्थ, प्रीशियस मेटल, स्टोन। यहाँ पर आके आप अपनी वेल्थ बढ़ाएंगे, स्पाइसेस उगाएंगे, राइट। तो इसमें क्या होगा, आपको वेल्थ मिल रही है, आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आपको मतलब पैसे ही पैसे मिल रहे हैं। ग्लोरी क्या है? थर्ड फैक्टर इज ग्लोरी, दैट दिस फैक्टर इज अबाउट इम्पीरियल एक्सपेंशन। आपने आके डिस्कवर्ड करा और अब आप इसे एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी कि अपना, तो 3G आपको याद रखना है, गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। जो भी यूरोपियन पावर्स आती हैं उनका मोटिव यही था, दे वर रोमिंग अराउंड ओनली दीज 3 फैक्टर्स। गॉड, हमें क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना है, गोल्ड, हमें वेल्थ चाहिए, और ग्लोरी यानी हमें अपना जो एम्पायर है उसे एक्सपैंड करना है, राइट। देन द Portuguese explorer named Vasco da Gama, the first European to do so, discovered sea route to India in the year 1498 में वो डिस्कवर करते हैं, and he came to India via the Cape of Good Hope, Africa, led by अब्दुल माजिद गुजराती पायलट। अब पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर जो थे वास्को डी गामा, वो इंडिया में आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और जो इनके पायलट का क्या नाम था? अब्दुल माजिद, जो एक गुजराती पायलट थे। नेक्स्ट, फॉलोइंग दिस डिस्कवरी मैनी यूरोपियन powers who were attracted by the Indian wealth shifted their eyes towards India। अब ये तो पोर्चुगीज़ आए, इन्होंने डिस्कवर करा, वापस कार्गो ले गए वास्को डी गामा। इस चीज़ को दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी देखा, तो वो बड़े आकर्षित हुए इससे, उनकी आइज़ जो थी, अपनी आंखें नहीं हटा पाई कि भैया अब हमारी बारी है, ये तो कर रहे हैं ट्रेड, अब हमें भी ट्रेड करना है, राइट। अब हमें ये पता है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो बहुत ज़्यादा फेमस था फॉर इट्स कमोडिटीज़ लाइक कैलिकोस, राइट, सिल्क के लिए, जेम्स के लिए, प्रीशियस मेटल्स के लिए, इन सारे स्पाइसेस के लिए, बेसिकली पेपर के लिए बहुत फेमस था। तो अब लगा कि नहीं यार, अब तो हमें भी जाना है, अब हमें भी एक्सप्लोर करना है, क्योंकि इंडिया से ही हमें वेल्थ मिलने वाली है, राइट। तभी तो हम देखते हैं कि इन अ वेरी टेम्पोरल मैनर कैसे पोर्चुगीज़ आते हैं, डच आते हैं, फ्रेंच आते हैं, डेन्स आते हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया के पास इतनी सारी वेल्थ थी, राइट, विच वर हाईली डिमांडेड इन द यूरोपियन मार्केट, ठीक है। Then the prime objective of these European companies was profit maximization। सिर्फ दिमाग में ये चीज़ था कि हमें अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमें कमाने हैं। The accumulated wealth was then transferred to the respective European nations, और हम दूसरों में इसे बांटेंगे, है ना, हम दूसरों में लेन देन करेंगे। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, राइट, और हमें कुछ नहीं करना है। यूरोपियन कंपनीज देखिए इंडिया में आते हैं एज ट्रेडर्स, बट लेटर क्या होता है, वो इंडिया की पॉलिटिक्स में इंडल्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कमर्शियल ट्रेड जो है वो भी बढ़ जाता है। तो इस सारी चीज़ों को हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, and we'll meet in our next lecture.